अगर आप मुझसे 2022 में इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में पूछते तो मैं आपको वही कहता जो वर्ल्ड वाइड कंसेंसस था कि प्री 1967 बॉर्डर्स पर जेन्युइनली एक वर्ल्ड वाइड कंसेंसस है। 2019 का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का अगर आप रेजोल्यूशन भी देखें तो 9 मुल्क हैं जो उसके अगेंस्ट थे। एब्सटेंशंस अगर हटा दें तो मोस्टली वर्ल्ड वाइड कंसेंसस है। ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इजराइल फ़लस्तीन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, उस पर बड़ी राय पाई जाती है। ओवरवेलमिंग वर्ल्ड वाइड कंसेंसस है ऑन द प्री 1967 बॉर्डर्स। पर हम जो पिछले 2 साल से देख रहे हैं, जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह की नस्लकुशी इजराइल ने की है, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा हो जाता है कि एक स्टेट जो इस तरह एक्ट करता है, जिसको लगता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन, कोई रूल्स ऑफ वॉर उन पर अप्लाई ही नहीं होते, उनकी जो मर्जी है वो करें, और फिर उस आर्ग्यूमेंट को इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। तो क्या मतलब कि इजरायली ज़िंदा ना रहें, वो मर जाएं, या उनका स्टेट ना हो, या उसको मज़हब के साथ जोड़ दिया जाए। देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं की कि नाज़ी जर्मनी स्पेसिफिकली हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट। इंट्रिंसिकली स्टेट्स एंड कंट्रीज डू नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। हमने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाई हुई है, एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। अगर तो जो सारे रूल्स, कन्वेंशंस, सारी चीज़ें जो इतने सालों में बनी हैं, अगर एक मुल्क बोले सब की सब भाड़ में जाएं, मेरी मर्ज़ी में जिसको चाहे बॉम्ब करूं, मेरी मर्ज़ी में जहां जेनोसाइड करूं, सवाल ये फिर उठता है नॉट दैट डू जूज हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट यार। डज अ स्टेट लाइक दैट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट? इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसको मज़हब के साथ जोड़ा जाता है टू मडी द वाटर्स, टू कन्फ्यूज़ यू। अलकायदा हो गया, आइसिस हो गया, अगर वो इस तरह का एक स्टेट बनाए जो बिल्कुल ही जंगजू हो, जो हर किसी को बॉम्ब करता फिरे, उस आर्ग्यूमेंट को आप इसमें नहीं रिड्यूस कर सकते। तो क्या डू मुस्लिम्स डू नॉट हैव अ राइट टू अ स्टेट? डू मुस्लिम स्टेट शुड नॉट एग्जिस्ट? नहीं, मुस्लिम स्टेट्स एग्जिस्ट करें, शौक से करें, खुश रहें। आइसिस और अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो स्टेट नहीं चला सकती। तो जो इजराइल कर रहा है पिछले 2 सालों से, सवाल ये उठता है, does Israel have a right to continue flagrantly violating international law, international order and continue to exist as a state? रोडेनेशिया भी एक स्टेट था, वो एक वाइट माइनॉरिटी थी जिसका एक स्टेट था जो रेसिस्ट पॉलिसीज़ इनैक्ट करता था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जिम्बाब्वे बन गया। कोई इंट्रिंसिक राइट नहीं था रोडेनेशिया का टू एग्जिस्ट। पर एक तरफ वो बातें हैं जो होना चाहिए, जो मॉरली राइट है, और दूसरी तरफ वो है जो हो रहा है। आपकी क्या राय है, मेरी क्या राय है, जेन्युइनली उससे तो शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, द कोल्ड हार्ड ट्रूथ इज़ कि इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है गाज़ा में, 2 साल से कर रहा है। पर माइट इज़ राइट, क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो इकनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो वेस्टर्न ममालिक हैं और उनका खुला सपोर्ट है इज़राइल को। तो इज़राइल ये करता रहेगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान है पाकिस्तान में बैठ कर के जंग करो, जंग। जो आपकी राय इज़राइल के बारे में, मेरी भी वही राय है। पर जब मैं ये देखता हूँ होते हुए, तो फिर मेरा सवाल ये आता है कि यार आप और मैं कौन होते हैं टू लिव आउट आवर जिहाद दिस फैंटेसीज़? जो लोग हैं, जो मर रहे हैं, जो हो रहा है गाज़ा में, इट हैज़ टू एंड। इट कैन नॉट बी clash of civilizations, it cannot be clash of religions, and religions all around the world cannot treat the people of Palestine as कि वो कोई सिम्युलेशन में जी रहे हैं। वो असल लोग हैं, उनकी असल ज़िंदगियां हैं, उनके पास हक़ है ये फ़ैसला करने का कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हाल कर दिया है इज़राइल ने गाज़ा का, जो हाल कर दिया है फ़लस्तीनियों का, आई थिंक आपने जो भूख और फैमिन के जिस दर्जे पे उनको पहुंचा दिया है, I would think that most of them would want the war to end right now. जो फ़लस्तीन का ख़याल है वो तो डिफ़ीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ़लस्तीन का जो ख़याल है वो फ़लस्तीनियों के दिल में रहता है, उनके दिमाग में रहता है। दुनिया में जब तक आखिरी फ़लस्तीनी ज़िंदा होगा, फ़लस्तीन ज़िंदा रहेगा। पर जो ऑन द ग्राउंड हो रहा है, जिस तरह लोग रह रहे हैं, जो लैक ऑफ फूड है, लैक ऑफ वाटर है, लैक ऑफ मेडिकल सप्लाईज है, इट कैन नॉट कंटिन्यू। गाज़ा की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है दैट इज़ एट रिस्क। और इज़राइल एक जल्लात इज़ टू शॉर्ट अ वर्ड मे बी, वो एथनिकली क्लेंस करना चाहता है। इसराइल का जो फार राइट है, ओपनली देव कॉल्ड फॉर जेनोसाइड, ओपनली देव कॉल्ड फॉर एथनिक क्लेंजिंग।
वी कैन नॉट लेट दिस गो ऑन। तो मैं खुद बहुत टॉर्न हूँ कि एक तरफ जो इज़राइल है मेरी उसके बारे में वही राय है कि एक जेनोसाइडल स्टेट है, पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सारे दुनिया के बॉम्ब उसके पास हैं, दुनिया के सारे ताकतवर मुल्क उसके साथ हैं। तो दुआ मांग कर के ये हार जाएं सारे, मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, बट इमीडिएटली आई ऑल्सो वांट द सफरिंग टू एंड। आई ऑल्सो वांट नो मोर पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन टू डाई। अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो सच्ची बात यह है कोई ना उनके पास ज़्यादा पावर है, और मैं तो कहूँगा विल भी नहीं है, क्योंकि अगेन अब वो मुल्कों की तारीख में जाना पड़ेगा। इजिप्ट में किस तरह से नसर को हटाया गया, तो इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, हाउस ऑफ साउद को यूएस ने सपोर्ट किया, प्रॉप अप किया, सऊदी अरेबिया में यूएई, तो अरब वर्ल्ड, सीरिया में हमने हाल ही में देखा कि क्या हुआ कि आपने पहले तो एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, फिर उस रजीम को डिफीट करके अपना पपेट वहाँ पर बिठा दिया है। तो अगर आप पूरा वो रीजन देखें तो ये बिल्कुल गलत बोलते हैं कि इज़राइल इज़ अ स्टेट सराउंडेड बाय मुस्लिम स्टेट्स। पैलेस्टाइन इज़ अ स्टेट दैट इज़ सराउंडेड बाय अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट्स। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी, ये वो मुल्क नहीं हैं जो इज़राइल से जंग करेंगे, इनसे आप उम्मीद भी ना रखें, इनकी विल ही नहीं है। एक ग्रुप जो रेजिस्टेंस दे रहा था इजराइल को वो हिजबुल्ला था। हिजबुल्ला को आपने ओवर द लास्ट 2 ईयर्स न्यूट्रलाइज कर दिया है। ईरान में जाकर आपने बमबारी की है, तो यू ऑल्सो कट ईरान डाउन टू साइज़। तो ईरान जो एक वाहिद मुल्क है, हम हर चीज़ को शिया सुन्नी कुछ लोग देखते हैं उस नज़र से, तो एक जो शिया मुल्क है वो खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के लिए। इट्स पुटिंग इट्स लाइफ एंड इट्स एग्जिस्टेंस एट रिस्क बाई टेकिंग ऑन इज़राइल, वेयर एज द सुन्नी वर्ल्ड इज़ कटिंग डील्स विद इज़राइल। हद तक कतर बॉम्ब हो गया, कतर ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। तो ये तो इस वक्त हाल है अरब वर्ल्ड का। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जी क्रूसेड्स होंगी या कोई होली रिलीजियस वॉर होगी, एक तो ये रिलीजियस वॉर है नहीं, दूसरा पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आप कह सकते हैं कतर के पास बड़ा पैसा है, बट देख लें जब आपकी सारी वेपनरी यूएस की हो, यूएस पे आप रिलायंट हो फॉर योर सिक्योरिटी, फिर यही हाल होता है भाई, इज़राइल बॉम्ब करेगा आपको। तो अगर तो आप कोई फैंटेसीज़ देख रहे हैं वो नहीं होगा। तो जो भी नेगोशिएशन हो रही है दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। तो ये जो अब पीस प्लान आया है, ट्रम्प का गाज़ा पीस प्लान आया है, इसको भी आपको इसी ज़ुमरे में देखना पड़ेगा। पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं ताकि मैं आपको समझा दूं कि क्या लिखा जा रहा है। जो पॉइंट 1 है, गाज़ा विल बी डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स। इसकी उर्दू में तर्जुमा यही होगा कि दहशतगर्दी जो है वो गाज़ा की हम सरज़मीन से नहीं होने देंगे। जब अफ़गानिस्तान को भी इन्वेड किया इसी तरह की बातें की गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई भी देख लें अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ये बात की गई थी कि जर्मनी को मिलिट्री माइट नहीं बनने दिया जाएगा, जर्मनी को डिसआर्म किया जाएगा। तो इसका मकसद यही होगा कि डी वेपनाइज़ किया जाएगा और फिर एक कड़ी नज़र रखी जाएगी, एवरीथिंग कमिंग इन मोर सिक्योरिटी, मोर विजिलेंस, इंश्योरिंग के कोई फ्रीडम सिटीजन्स के पास गाज़ा के अंदर ना हो। दूसरा पॉइंट है गाज़ा विल बी रीडेवलप्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स पीपल। ये बिल्कुल एक झूठ बात है। इस पीस प्लान का सबसे बड़ा मसला यही है कि जिनके बारे में आपने प्लान बनाया है वो कहते हैं ना, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। पैलेस्टीनियन वॉइसेस आर कम्प्लीटली मिसिंग। नेतन्याहू और ट्रंप अगर एक पीस प्लान अनाउंस कर रहे हैं तो आप जान लें कि वो फ़लस्तीनी लोगों के फ़ायदे में हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपने एक पीस प्लान बनाया है जिसमें जिन लोगों पे आप हाकिम होना चाह रहे हैं उन लोगों की आवाज़ ही नहीं है। इजराइल फ़लस्तीन का यही मसला रहा है शुरू से। जब यूएन मैंडेट पैलेस्टाइन भी हुआ, अरब वॉइसेस, पैलेस्टीनियन वॉइसेस वर कम्प्लीटली इग्नोर्ड फ्रॉम दैट प्रोसेस। तो ये जो कॉलोनियल इंपीरियल वर्ल्ड ऑर्डर है ये फ़ैसले करता है, ये नाफिज करता है, फिर उसके ख़िलाफ़ जब रेजिस्टेंस आती है तो उसको कभी वायलेंस कभी टेररिज्म बोलकर उन लोगों को डीमोनाइज़ किया जाता है। तो ये आइडिया कि ये फ़लस्तीन के लोगों का फ़ायदा देगी, ये तो आप दूर दूर तक ना सोचें। जो होगा वो यही होगा, अमेरिकन, इजरायली या अरब कंपनीज़ जो हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उसके जो पैसे देने हैं वो या तो इन मुल्क को एड के नाम पर या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक एड इकट्ठी की है वो फ्लो इन होगी इन कंपनीज़ में। ये कंपनीज जो हैं ये रीबिल्ड करेंगी। डोंट बी सरप्राइज अगर 2-3 साल में आप सुने कि गाज़ा के बीच में एक ट्रम्प टावर बन रहा है। आप अफ़गानिस्तान में भी देखें
तो एक ताज्जुब होता है कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर जो एड में आए थे वो गए कहाँ? वो गए उन्हीं यूएस कंपनीज़ को, उन्हीं यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स को जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे कि जी आपने अफ़गानिस्तान में रीबिल्ड करना है, करोड़ों के रोड्स बनाने हैं, कुछ बिलियंस लगे हैं कुछ रोड्स में, वो रोड्स आज तक नहीं बन सके, वो रिंग रोड टाइप का जो अफ़गानिस्तान में बन रहा था। फिर पता चलता है अच्छा ये यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स थे। फिर लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है किसी सियासतदान का किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ था, फिर कोई सियासतदान किसी वेपन्स कंपनी में, जिस वेपन्स कंपनी को अफ़गानिस्तान में बमबारी करने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, उनके बोर्ड पर आ जाता है। तो ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है। पॉइंट 3 है, इफ इजराइल एंड हमास एग्री टू द प्रपोजल द वॉर विल इमीडिएटली एंड विद द आइडिया ऑफ हॉल्टिंग ऑल ऑपरेशंस एंड ग्रेजुअली विड्रॉइंग फ्रॉम दिस स्ट्रिप। ये गन पॉइंट वाला ऑप्शन है कि मैं आपके सर पे बंदूक रखूं और बोलूं भाई हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप मान लेंगे तो मैं ये बंदूक नहीं चलाऊंगा। ये फ्रीडम तो नहीं हुआ ना, ये कोई फ्रीली आप और मैं कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रहे हैं। मेरे जो फेवरेट फ़लस्तीनी राइटर हैं हसन कनाफानी, उन्होंने लिखा था दे स्टील योर ब्रेड देन दे गिव यू अ क्रम्ब ऑफ इट देन दे डिमांड यू टू थैंक यू फॉर देयर जेनरोसिटी। ओ द ऑडेसिटी। पूरा फ़लस्तीन चुरा कर एक छोटा सा टुकड़ा, एक क्रम्ब दिया जा रहा है और बोल रहे हैं देखें हम आपके ऊपर कितनी मेहरबानी कर रहे हैं, हमारा शुक्रिया अदा करो तुम। तो पूरा का पूरा गाज़ा डिस्ट्रॉय करके गाज़ा पीस प्लान जो आप बना रहे हैं ये आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। सच तो ये भी है कि द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, द स्ट्रीट्स ऑफ DC, द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, दे हैव लॉस्ट देयर एपेटाइट फॉर वॉर। तो ये जो हुकूमतें हैं ये अपनी आवाम के अंडर प्रेशर हैं। अब तो हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ भी खुलकर इस जंग के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अब जो एक एपेटाइट थी फॉर वॉर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो इन हुकूमतों को भी पता है कि यार इससे पहले कि हमारे लोग हमें जलाना शुरू कर दें, मैं क्या न्यूयॉर्क, DC, लंदन की बात करूं, तेल अवीव की सड़कों पर एपेटाइट फॉर वॉर ख़त्म हो गई है। दे वांट द वॉर टू एंड। तो इन हुकूमतों को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा हॉस्टिलिटीज़ को एंड करने के लिए। 2 साल से लोग लाइव बच्चे मरते हुए देख रहे हैं, इनकी अपनी आवाम में अब एपेटाइट नहीं रही है। पॉइंट नंबर 4 है विद इन 48 आवर्स ऑफ इसराइल पब्लिकली एक्सेप्टिंग द डील ऑल लिविंग एंड डिसीज होस्टेजेस विल बी रिटर्न। के सारे जो होस्टेज हैं वो ज़िंदा हों या मर गए हैं उनको वापस दे दिया जाएगा। पॉइंट 5 है जब होस्टेजेस वापस हो जाते हैं तो इसराइल कई 100 पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स, अच्छा अब ये देखें ना, फ़लस्तीनी हैं तो प्रिजनर्स हैं, इसराइली हैं तो हॉस्टेज हैं। अच्छा जी, इसराइल आपको बिला वजह जेल में डाल दे तो वो प्रिजनर हो गए, फ़लस्तीनी है अगर किसी इसराइली को पकड़ें तो वो हॉस्टेज हो गए। तो जो 1000 गज़न्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है जंग के शुरू होने तक, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। इंटरेस्टिंगली जो सारी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन हॉस्टेजेस के बारे में हुई है, हॉस्टेजेस को एक बहाना बनाकर इस्तेमाल किया गया है इस जेनोसाइड के लिए। कभी ये बात नहीं होती कि 10,000 फ़लस्तीनी जो इसराइल ने हॉस्टेज रखे हुए हैं उनका क्या, उनको भी तो आप बोलें ना रिलीज़ ऑल हॉस्टेजेस, वो बात कभी की ही नहीं जाती। पॉइंट नंबर 6 है कि जब हॉस्टेजेस वापस आ जाएंगे तो हमास के जो लोग हैं जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं उनको एमनेस्टी दे दी जाएगी और उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो गाज़ा स्ट्रिप छोड़ दें और उनको सेफ़ पैसेज दिया जाएगा। मुसाद क्या करती है हम सबको पता है, तो ये नहीं होगा। इवन अगर अभी बज़ाहिर कतर चले जाएँ, इधर उधर चले जाएँ, 1-2 साल में फिर जो ख़बरें आएंगी सबको पता है। पॉइंट नंबर 7 है कि जब ये एग्रीमेंट हो जाए एड जो है वो गाज़ा स्ट्रिप में आनी शुरू हो जाएगी। 600 ट्रक ऑफ एड पर डे आएंगे, रिहैबिलिटेशन होगी। ये एक और वो क्रम्ब है जिसको हसन कनाफानी कहते हैं कि पूरी डबरोटी हमारी चुरा कर ये इतना सा टुकड़ा हमें फेंक कर बोलते हो ये देख हमारा कितना एहसान है तुझ पर। पॉइंट नंबर 8 है कि एड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी किसी भी साइड के इंटरफियरेंस के बगैर। यूनाइटेड नेशन और रेड क्रेसेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका हमास और इसराइल से ताल्लुक़ नहीं वो एड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है कि गाज़ा की जो हुक्मरानी करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो एक टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होगी पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की जो रिस्पॉन्सिबल होंगे डे टू डे सर्विसेज के लिए। ये कमेटी एक इंटरनेशनल बॉडी से सुपरवाइज़ की जाएगी, US इन कंसल्टेशन विद अरब एंड यूरोपियन पार्टनर्स। ये जिस तरह हामिद करज़ई की एक हुकूमत है ना, उसी तरह की हुकूमत है जो अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट बनाने की बात है। ये वही है कि US बेसिकली कंट्रोल करेगी हर फैसला। इस तरह की हुकूमत सिर्फ नाम की फ़लस्तीनी होंगी। इवन जो हम PA वेस्ट बैंक में देखते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उस पर यही इल्ज़ाम आता है कि आप तो इसराइल के एजेंट हैं, आप तो उनके साथ हैं, अवाम के साथ आप नहीं हैं। तो जो फ़लस्तीनी भी सिलेक्ट किए जाएंगे ये टेक्नोक्रेट रोल में,
वो अवाम के साथ नहीं होंगे, वो इन्हीं हुक्मरानों ऑप्रेसर्स के साथ होंगे। सच्ची बात तो ये है कि जो ग्लोबल कलोनियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म है, लास्ट जो वेस्टेज रह गया है ऑफ फ्रीडम वो फ़लस्तीन है, कि जहाँ हर मुल्क को इन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना दी है, अपना इन्फ्लुएंस बना दिया है। फ़लस्तीन एक ऐसी जगह है जो सकम्ब कर ही नहीं रही, जो कैपिचुलेट कर ही नहीं रही, तो किसी ना किसी तरह उनको उसको भी एक अपना ही सैटेलाइट स्टेट बनाना है, एक अपनी कॉलोनी बनाना है। और अगर वो बन जाएंगे फिर वही होगा जो हमने हाल ही में भी देखा, कनाडा भी रिकग्नाइज़ कर लेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रिकग्नाइज़ कर लेगा, यूके भी रिकग्नाइज़ कर लेगा। और इस रिकग्निशन के क्रम के बदले में वो ये चाहते हैं कि हम जो बोलें आप करें, फिर आपको ज़िंदा रहने का हक़ मिलेगा। पॉइंट नंबर 10 है कि एक इकनॉमिक प्लान बनाया जाएगा जिससे मॉडर्न मिडिल ईस्ट सिटीज़ की कंस्ट्रक्शन का जिनको एक्सपीरियंस है वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर फिर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ना, और पैसा बनेगा। इवन एट द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जब आप फैमिन देख रहे हैं, जब आप बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, सोचा क्या जा रहा है, पैसा बन सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। पॉइंट नंबर 11 है इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहाँ रिड्यूस टैरिफ्स होंगे। पॉइंट नंबर 12 है कि किसी को नहीं कहा जाएगा कि गाज़ा से निकलो, आपकी मर्ज़ी है, आपने जाना है, आप रहना चाहते हैं तो आपका एक वहाँ पर फ्यूचर बनाया जाएगा। ये एक और क्रम है कि ठीक है फिर हम बिल्कुल ही एथनिकली क्लेंज नहीं करेंगे, फिर आपको रहने की इजाज़त दे देंगे जिस हाल में आपने छोड़ा हुआ है, और जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है विद अ गन टू देयर हेड कि इसके आगे एथनिक क्लेंजिंग है। अभी आपके भूखे प्यासे बच्चे मर रहे हैं, उनकी पसलियाँ नज़र आ रही हैं, इतना फैमिन है। अब बोलो ये मान लो तो फिर यहाँ रह सकते हो, नहीं मानोगे तो फिर ये गन चल जाएगी। ये है पीस। पॉइंट नंबर 13 है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा गाज़ा की गवर्नेंस में। वो ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर सारा ख़त्म हो जाएगा, टनल ख़त्म हो जाएगा। आपकी हमास के बारे में जो भी राय हो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमास पिछले 2 साल में सिवियरली वीकन हो चुकी है, तो उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी क्या है टू माउंट एनी ऑफेंसिव, आई डोंट नो। पॉइंट नंबर 14 है कि एक सिक्योरिटी गारंटी जो है वो रीजनल पार्टनर्स जो हैं वो देंगे, और गाज़ा के जो फैक्शंस हैं और हमास हैं उनकी ऑब्लिगेशंस होंगी कि वो इजराइल को कोई थ्रेट ना दें। दिस इज़ वेयर द अरब वर्ल्ड कम्स इन, दिस इज प्रॉब्ली वेयर पाकिस्तान कम्स इन एज वेल। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अरब वर्ल्ड स्पाइनलेस है व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन, पर वुड आई रादर सी द अरब वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पैलेस्टाइन दैन इज़राइल 100%। भले वो पीछे से इजराइल ही हो, जब बॉर्डर पर अगर कोई UN पीस कीपिंग फोर्सेस जैसे लोग हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उतना आसान नहीं होगा जितना आज है। लिटरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट्स एनी मोर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स एनी मोर, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट द स्टेटस को एंड सेइंग कि अगर अभी -100 पे तो क्या वो -50 पे जा सकता है, तो वो बेहतर ही है भाई। पॉइंट नंबर 15 है कि US अरब और अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करेगा एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने के लिए जो गाज़ा में एम्प्लॉय की जाएगी। उसी तरह जिस तरह हम कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की एक आर्मी बनेगी जो US ट्रेन करेगी, और फिर इतने पैसे लगाने के बाद वो क्या आर्मी बनी हम सबको पता है। पॉइंट नंबर 16 और 17 हैं कि इज़राइल एनेक्स नहीं करेगा गाज़ा को, और IDF जो टेरिटरी उसने ऑक्यूपाई की हुई है वो वापस दे देगा। पॉइंट नंबर 17 है कि हमास अगर डिले और रिजेक्ट करता है तो जो टेरर फ्री एरियाज़ हैं उधर ये होता रहेगा, और IDF विल ग्रेजुअली हैंड ओवर टू द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं है। बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आया, वो ये कह रहा है कि जहाँ इसराइल को लगता है ना टेरर है, वहाँ वो जंग जारी रखेगा। जो इसराइल को लगता है टेरर फ्री जोन्स हैं, वहाँ वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को दे देगा। हमने पिछले 2 सालों में देखा कि इसराइल ने बार बार यही किया कि ये सेफ़, ये ह्यूमैनिटेरियन पैसेज है, फिर उसी को बॉम्ब किया। तो क्या टेरर है क्या नहीं है, इसराइल को तो हर जगह ही हमास नज़र आता है। बच्चों के खिलौनों में हमास नज़र आता है, स्कूलों में हमास नज़र आता है। ये टेनेबल ही नहीं है। ये पॉइंट 17 अगर तो होता है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट 18 है कि इज़राइल एग्री करता है कि कतर पे कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। ये तो हाल है कि कतर को भीख मांगनी पड़ती है कि यार हम पे फिर से बॉम्ब नहीं करना। एक इज़राइल घुसकर दोहा में बॉम्ब करके जाता है, और दिस इज़ देन द एग्रीमेंट। पॉइंट 19 है कि एक प्रोसेस होगा टू डी रेडिकलाइज द पॉपुलेशन, इंटरफेथ डायलॉग होगा, बेसिक इसकी ट्रांसलेशन है, दबाकर प्रोपेगेंडा होगा। पॉइंट 20 है कि गाज़ा की रीडेवलपमेंट जब एडवांस हो जाएगी और ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो एक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ हम जा सकते हैं। यही वो क्रम है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ।
पॉइंट 21 है कि द यूएस विल एस्टैब्लिश अ डायलॉग बिटवीन इसराइल एंड द पैलेस्टीनियंस टू एग्री ऑन अ पॉलिटिकल हराइजन फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं होगा इस पीस प्लान का। दो जो वजहें हैं जिसकी वजह से ये आया भी है कि एक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑन द स्ट्रीट्स एपेटाइट कम हो गई है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बी, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, तो वो ये दिखा करके देखें मिडिल ईस्ट में मैं पीस ले आया, सालों का जो मसला है मैंने सॉल्व कर दिया। नहीं किया। ये अगर हो भी जाता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, एक तो तारीखी तौर पर देखें जो अग्रीमेंट्स हैं, जो सीज़ फायर्स हैं इसराइल ने वायलेट किए हैं, तो इसराइल तो विल नॉट स्टिक टू इट्स वर्ड। आप ऑस्लो अकॉर्ड्स देखें, ऑस्लो अकॉर्ड्स होने के बाद जिस प्राइम मिनिस्टर, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्लो अकॉर्ड्स में पीस का एग्रीमेंट साइन किया था, उसको ही कत्ल कर दिया जाता है। नेतन्याहू ने एक फेक फ्यूनरल किया था उनका, उनके कत्ल से पहले। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट मॉब जिन्होंने वायलेंस इंसाइट किया, दैट लेड टू द शूटिंग डाउन ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह इब्राहिम अकॉर्ड जब साइन हुए थे 2020 में मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर इसराइल ने जो पिछले 2 सालों में किया है वो भी ठंडे पड़ गए हैं। एंड नाउ दिस इज़ एन अटैम्प्ट फॉर एन इब्राहिम अकॉर्ड्स 2.0। फिर अगर मैं गसान गनाफानी की बात करूँ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला यू डोंट मीन पीस टॉक्स, यू मीन कैपिचुलेशन। तो ये नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सरेंडर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप बोलें कि इसराइल ने जो हमास का हाल किया है उसके बाद सरेंडर ही आप कर सकते हो, इट्स नॉट फॉर यू एंड मी टू डिसाइड। अगेन हमारे लिए कहना बहुत आसान है, कब ड्राइंग रूम में बैठ के बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान होती है। वो जो हैं साहिल-उद-दीन, वो भी जिहाद करो, जाओ ये करो, हमारी आर्मी जाए, या मुझे पैसा दो, क्या क्या नहीं किया उस आदमी ने। उसके बाद अभी वो सेनेटर मुश्ताक गए हुए हैं, ही पुट हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, वो सिगमंड फ्लोटेला का हिस्सा है। साहिल-उद-दीन आपको कहीं नज़र आए, किसी फ्लोटेला में नज़र आए, इसराइल जाते हुए नज़र आए, अपनी लाइफ रिस्क करते हुए नज़र आए, अपने बच्चों को जिहाद करते हुए नज़र आए? नहीं, आपको वो उल्लू बनाते रहे। इसी तरह जो 2 स्टेट सोल्यूशन वाली बात है, फैक्चुअली देख लेते हैं ना, अगेन इमोशनल वाली बात नहीं है। आपके पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन नहीं है। साहिल-उद-दीन ने व्यूज़ के लिए इमरान खान को टारगेट किया था और 2 स्टेट सोल्यूशन इमरान खान से जोड़कर, इमरान खान को जलील कर कर, और द फैक्ट दैट मैं इमरान खान को इधर डिफेंड कर रहा हूँ, यू कैन देन नो फॉर अ फैक्ट कि ये बात सच है क्योंकि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। किसी मुसलमान लीडर ने एक्सेप्ट किया इसराइल को 2 स्टेट सोल्यूशन, इमरान खान साहब है क्या जी, पता है आपको इस बात का? और जब मौका आया तो 2 स्टेट सोल्यूशन बोल दिया इमरान खान साहब ने। इतनी बड़ी जाति, एक आम मुसलमान मुझ जैसा बंदा, तो कौन क्या सुन रहा है? पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन यही रही है, जो ग्लोबल कंसेंसस रहा है कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं वो फॉलो किए जाएं। अगर आप 1967 के बॉर्डर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो एक 2 स्टेट सोल्यूशन ही बनता है मेरे दोस्त। और इंटरेस्टिंगली हमास की भी यही पोजीशन है। 2017 का जो हमास का चार्टर है वो 1967 बॉर्डर्स को तस्लीम करता है। तो डी फैक्टो आप तस्लीम कर रहे हैं कि इन बॉर्डर्स के बाहर जो है वो एक और मुल्क होगा, और वो मुल्क ऑब्वियसली इसराइल होगा। तो ये एक 2 स्टेट सोल्यूशन ही बन जाता है। ये लफ्ज़ों की हेरा फेरी है थोड़ा। अभी जो है पीटीआई बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है पीएमएलएन को, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट। इमरान खान के सारे ट्वीट्स देख लें, यूएन जनरल असेंबली इमरान खान की स्पीच देख लें, उन्होंने बार बार 2 स्टेट सोल्यूशन की ही बात की है। Pakistan continues to support a 2-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. तो हाँ, पाकिस्तान में बैठ के बिला वजह की बकवास करना बहुत आसान है कि पाकिस्तान को चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे। इतना आसान है, इतना आसान है। मुल्क जो हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करते दुनिया भर में जाकर। दैट्स नॉट हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस आर मेड। राइट नाउ द पोजीशन है कि अगर पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो हम डिस्कस कर लें, अरब वर्ल्ड कैपिचुलेट हो चुका है, अमेरिका के साथ जुड़ चुका है, इसराइल के साथ जुड़ चुका है, जो भी है सारे एक साथ हैं, क्या करे पाकिस्तान? डिप्लोमेटिकली व्हाट कैन पाकिस्तान डू, राइट? एंड आई थिंक इवन द अरब वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वॉर। आई डोंट, आप कह सकते हो इसलिए नहीं कि उनके अंदर इंसानियत है, इसलिए कि वो चाहते हैं उनकी इकोनॉमिक डील्स जो हैं वो चलती रहें और आवाम भी उनके ख़िलाफ़ ना आ जाए फॉर वट एवर रीज़न। ऑल्ट्रिस्टिक रीज़न नहीं है उनके, बट वो दे डू वांट द वॉर टू एंड। तो उन्होंने भी ट्रंप पे प्रेशर डाल के, कभी जहाज़ देकर, कभी एयरफोर्स 1 देकर कोशिश यही की है कि बस जंग रुक जाए। एंड लाइक आई सेड, आपकी जो भी जिहादिस्ट फैंटेसीज़ हैं, आपको जो भी ये यूट्यूबर्स गुस्सा दिलाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने और मैंने फ़ैसला ही नहीं करना। आप और मैं फ़लस्तीन में नहीं हैं, आप और मैं गाज़ा में नहीं हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जो उनका हाल हुआ है, जो उनका हाल है, उनका हक बनता है। अगर तो वो कहते हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे टू द लास्ट चाइल्ड,
लड़ेंगे, शहीद होंगे, एंड दे ऑल स्टैंड बाय दिस. Salute to their bravery. But if they say that we're done, it's just, we cannot continue living like this, whatever it takes, hostilities to khatam ho, bombing to khatam ho, how can you blame them यार? आप देखें तो पिछले 2 साल क्या हुआ है. How can you blame them at this point? At this point, the focus should be the ending of the war. जो आपकी राय है इसराइल के बारे में, मेरी एग्जैक्टली वही राय है. पर आप ओवरनाइट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं तोड़ सकते. ओवरनाइट इसराइल, अमेरिका, यूरोप सबको हरा कर इसराइल ख़त्म करके फ़लस्तीन तो नहीं बना सकते. दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, हो नहीं सकता. इमीडिएट गोल is ending hostilities. Immediate goal is ending the war. Would I rather see the Arab world and Pakistan responsible for the safety and security of Gaza than Israel? Sure. Where the rubber meets the road is कल को जब इसराइल वापस अटैक करेगा, जो कि वो करेगा. ऑपरेशन कास्ट एज हो, अभी जो रिसेंट हो, इसराइल ने हमेशा किया है, वो करेगा. क्या अरब वर्ल्ड तब स्टांस लेगा, या अरब फोर्सेस या पाकिस्तानी फोर्सेस अगर गाज़ा की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है और इसराइल जाकर बॉम्ब करता है, क्या वो डिफेंड करेंगे, इसराइल के प्लेन्स को शूट डाउन करेंगे, आईडीएफ पे गोलियां चलाएंगे? तब देखना पड़ेगा कि क्या होता है. और ये करेगा इसराइल. सो विल दिस पीस प्लान बी अ सक्सेस? आई डोंट थिंक सो. आई जेन्युइनली डू नॉट थिंक सो. ऑस्लो अकॉर्ड्स की आप हिस्ट्री देख लें. पर अगर जो लोग हैं फ़लस्तीन में, उनको ब्रीफ रेस्पाइट भी मिलती है, I just don't want to see. I just don't want more children to die. I don't think any of us do. So, yeah, I'm sorry. All I can do is pray.